एक ऐसा तूफान जिसने तटीय इलाकों में हाहाकार मचाया हुआ है। साथ ही साथ इसके आसपास के जो राज्य हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहां पर भी तेज हवा जो है वो चल सकती है। लेकिन समुद्र में जिस तरीके से लहरें उठती हैं इस तूफान के तौर पर, वो वाकई ही बेहद ही खतरनाक साबित होती हैं। अगर हिस्ट्री इसकी देखी जाए तो इससे भारी संख्या में एक तबाही जो है वो मचती है। कई लोगों की जान चली जाती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, मवेशी इधर उधर हो जाते हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा जो नुकसान होता है वो अर्थव्यवस्था को पहुंचता है। लेकिन इस बार बिपरजॉय को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस समस्या से जल्द निजात पा लिया जाएगा, सरकार की ओर से कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये तूफान, समुद्री तूफान जब उठते हैं एक भारी तबाही तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बात बिपरजॉय की अगर की जाए तो बिपरजॉय का नाम इस बार बांग्लादेश की ओर से दिया गया है, जिसका मतलब होता है विनाशक। हिंदी में इसको विनाशक कहा जाता है। और जाहिर तौर पर जब समुद्र के आसपास जब भी कोई तूफान उठता है तो एक देशों का संगठन है जो खाड़ी देशों से लेकर भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, मालदीव की बात कर ली जाए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो तटीय, श्रीलंका, ये जो तटीय इलाकों के जो देश होते हैं उनकी ओर से तूफान को नाम दिया जाता है, ताकि अगर इसके साथ में कोई और तूफान भी उठे तो अलग अलग तूफानों की देखरेख के लिए व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, राहत व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए, उसको लेकर जो नाम है वो रखा जाता है। ऐसे में किसी भी तूफान का जो नाम रखना भी बेहद ही अहमियत वाला कार्य होता है। और कई देश के जो संगठन होते हैं वो मिलकर ये काम करते हैं, क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए इन तूफानों का तो 1998 और 99 की अगर बात कर ली जाए, 1998 में जब गुजरात के कांडला क्षेत्र में भारी तूफान आया था, हालांकि उसका भी टेक्नोलॉजी की वजह से पहले पता चल गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक उस समय नहीं थी, उस दौर में नहीं थी, और पूरी तरीके से उस तूफान का पता नहीं चल पाया था। और उसकी वजह से, क्योंकि कांडला एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है, जहां पे बड़े बड़े जहाज दुनिया में जाते हैं और देश का जो सामान होता है, आयात निर्यात वहां पर बड़ी संख्या में होता है। ऐसे में वहां पर आबादी भी बहुत ज्यादा थी और वहां पर ये आंकड़ा माना जा रहा है कि कई हजारों की संख्या में वहां पर लोगों को मौत के मुंह में वो सो गए थे। क्यों? और कई लोगों का आज तक पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि समुद्र की लहरें 6 फीट से भी ऊपर उड़ती हैं और लोगों को उसमें समा लेती हैं। भारी संख्या में पेड़ पौधे, मवेशियों का, बिजली के खंभे तक उखड़ गए थे। अर्थव्यवस्था को भी भारी संख्या में इसमें नुकसान पहुंचा था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की भारी संख्या में उस समय मृत्यु हुई थी, जिसके आंकड़े आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। 1999 की अगर बात कर ली जाए तो उड़ीसा में एक भयंकर जब तूफान आता है, 10,000 जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, 10,000 लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि 50,000 जो लोग हैं वो मरे थे। अर्थव्यवस्था को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में पिछले इतिहास को देखते हुए भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी कि ऐसे तूफानों से बचने के लिए लोगों को इससे कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बीच पर जितने भी लोग होते हैं उनका व्यापार, उनकी रोजी रोटी वहां से जुड़ी होती है, और जो लोग सदियों से एक जगह पर रह रहे होते हैं, चाहे वो जगह कैसी भी है, लोग उसे जल्दी से नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे में सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था कि तूफानों से, इस तरीके के भयंकर तूफानों से लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। सरकार की ओर से सबसे पहले जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसको सटीक तरीके से और भी ज्यादा उस पर गंभीरता से काम किया गया, ताकि पता चल सके कि तूफान कब आने वाला है, कितनी उसकी स्पीड रहने वाली है, किस क्षेत्र में वो जाने वाला है, जिसकी वजह से वहां पर राहत कार्य जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके, लोगों को चेतावनी दी जा सके, जागरूक किया जा सके कि वो वहां से निकल सके। क्योंकि पहले लोग भी अपना क्षेत्र छोड़कर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां पर राहत शिविर बनाए जाते हैं और राहत शिविर उनके एरिया
तटिए के पास ही होते हैं ताकि वो अपने घर से भी ज्यादा दूर ना जा पाए। और राहत शिविर इस तरीके से बनाए जाते हैं जहां पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से भी अगर हवा चलेगी तो राहत शिविर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ वहां पर 2000 से लेकर 3000 तक की आबादी तक के लोग वहां पर रह सकते हैं। उनको सुविधाएं दी जाती हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, उनके मवेशियों को भी उनके साथ रखा जाता है। एक एरिया, एक फ्लोर मवेशियों के लिए भी रखा जाता है ताकि मवेशी भी उनके पास रहे। ऐसे में लोगों का विश्वास जीतना, उनको अपने क्षेत्र के पास रखना, ये भी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और इसको देखते हुए ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए भी कई तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज ये होता है कि जान माल की ज्यादातर हानि ना पहुंचे। और इस बार बिपरजॉय को लेकर तमाम तरीके की जो राहत सामग्री है वो देखने को मिल रही है। राहत जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि अचानक से अगर तूफान आता है तो उससे कैसे निपटा जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये भी समझना होगा कि आखिरकार ये तूफान आता कैसे है, क्योंकि समय समय पर जब इस तरीके के तूफान आते हैं तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है कि आखिरकार इससे निपटा कैसा जाए। लेकिन पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए तमाम तरीके की जो कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है।